ना तो द फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द रेगुलर लैंग्वेज एंड व्हाई वी आर स्टडी दैट. तो बिफोर स्टडिंग दिस लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज मीनिंग इन द जनरल टर्म. तो इफ़ यू से दैट इज़ नथिंग बट द वे ऑफ कम्युनिकेशन. वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज. तो एक बात करने का जरिया होता है. सपोज इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू शुड नो द ग्रामर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन ओनली यू विल स्पीक करेक्टली. अदरवाइज आप कुछ भी बोले वो लैंग्वेज नहीं होगी. इफ आई राइट हियर दिस इज अ ऑटोमेटा क्लास, तो इफ आई आस्क कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये सेंटेंस जो है वो दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है. बाई विच लैंग्वेज दिस लैंग्वेज इज सेड इट इज़ अ एक्सेप्टेबल लैंग्वेज. तो ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव रिटन इन द इंग्लिश, तो यू कैन से दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज. कैन आई से दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू द हिंदी और चाइनीज़ या जो भी जैपनीज जो भी हम पढ़ रहे हैं? तो नो, बिकॉज ये जो भी सेंटेंस लिखा है इसका जो मीनिंगफुल वर्ड होगा या मीनिंगफुल होगा, इसका मतलब जो होगा वो केवल इस लैंग्वेज के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. इफ़ आई वांट टू राइट हियर इन हिंदी, देन व्हाट शुड आई राइट हियर? मेरे को लिखना पड़ेगा ये ऑटोमेटा की क्लास है, हिंदी में लिखना पड़ेगा. आई मीन द वे वी आर राइटिंग हियर वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के द्वारा ही एक्सेप्ट होगा. ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर दिस वर्ड लिख दिया तो दिस वर्ड इज जो है संस्कृत में भी बिलोंग करेगा, हिंदी में भी करेगा, चाइनीज़ में भी करेगा, ब्रिटिश में भी करेगा. नो, हमें यहाँ पर देखना होगा कि वॉट एवर वर्ड वी आर राइटिंग इन विच लैंग्वेज या बाई विच लैंग्वेज इट इज़ एक्सेप्टेबल, हमें ये भी देखना होगा. द सेम थिंग हियर वी आर गोइंग टू लर्न हियर द रेगुलर लैंग्वेज. तो यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज की, तो बिफोर दिस लैंग्वेज हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट इज द कॉल्ड द फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा में आपने दो तरह की डिजाइनिंग करी, दैट इज द डीएफए के बारे में देखा, और दूसरा जो हमने देखा दैट इज नथिंग बट द एनएफए. ये जो थी डिजाइनिंग थी, एक मशीन हमने डिजाइन करी थी. दीज आर द मशीन्स. इन मशीन के लिए हमने क्या किया था, आई मीन एक लैंग्वेज बनाई और हमने हर एक लैंग्वेज के लिए हमने एक डीएफए डिज़ाइन किया था. आप उल्टी अगर बात करें तो अगर मैंने कहा कि इवन नंबर के लिए मुझे बनाना, तो आपने उसके लिए डीएफए डिज़ाइन किया. हमने कहा ऑड नंबर की स्ट्रिंग्स के लिए बनाना, तो आपने उसके लिए एक डीएफए बनाया. तो वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड हियर दैट मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा है. तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक रेगुलर लैंग्वेज है, दैट मीन्स आरएल है हमारे पास. अगर यहाँ पर एक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो दैट फाइनाइट ऑटोमेटा विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. अगर हम उल्टी बात करें कि अगर हमारे पास आरएल है दैट मीन्स रेगुलर लैंग्वेज है, तो इट कैन बी रिकॉग्नाइज या जस्टिफाइड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा. आई मीन उल्टी बात है भाई, अगर हमने यहाँ लैंग्वेज बताया तो हमने लैंग्वेज किसके लिए बनाया? भाई कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए हम बनाने जा रहे हैं. तो दैट मीन्स ये जो भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहले सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिया था स्ट्रिंग्स ले लिया, आई मीन यहाँ पर अगर मैंने सिग्मा इक्वल टू ए लिया, तो इससे जनरेट होने वाली लैंग्वेजेस क्या होंगी? मिनिमम एप्सिलॉन हो सकता है, सिंगल ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है. सो मैनी थिंग्स, आई मीन सो मैनी स्ट्रिंग्स यू कैन डिजाइन फॉर दिस सिंगल ए. तो दैट इज नथिंग बट अ लैंग्वेज विच कंटेन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए. तो आपने इसके लिए क्या किया? आपने एक डीएफए डिजाइन किया, दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया. But this deterministic finite automata will be recognized by one particular grammar. That means यहाँ पर हम बोलेंगे रेगुलर ग्रामर. अगर ग्रामर है तो ऑब्वियसली उससे कोई ना कोई हमारे पास लैंग्वेज बनी होगी, दैट इज द रेगुलर लैंग्वेज. तो अगर मैं इसे यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में बताऊँ यहाँ पर, दैट मीन्स सबसे पहले क्या आया होगा? अगर लैंग्वेज है तो डायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द लैंग्वेज लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज. अगर मैंने ये बोला दिस इज अ ऑटोमेटा क्लास, इफ़ यू डोंट नो द ABCD एंड उनके कॉम्बिनेशन से कैसे वर्ड्स बनते हैं, तो आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे.
सिमिलरली जो भी हमने डीएफए या एनएफए पढ़ा उसमें हमने छोटे छोटे ग्रामर्स भी देखे कि स्ट्रिंग क्या है, आपका अल्फ़ाबेट्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, दैट इज डिस्क्राइब बाई ऑल द थिंग्स। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास लैंग्वेज है तो इसका मतलब अगर हम बात करें सबसे पहले हमें मिलता है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर में आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े, एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, वो सारा जो डिस्क्रिप्शंस आपने पढ़ा दैट इज कॉल्ड द रेगुलर ग्रामर। From this regular grammar we have generated here regular language. अगर regular language है then we can justify this finite automata. अगर हम उल्टी बात करें, अगर हमने कहा कि अगर finite automata मुझे डिज़ाइन करना है, अगर मैंने एक मशीन randomly डिज़ाइन किया then we will justify this machine by this regular grammar. रेगुलर ग्रामर, अगर रेगुलर ग्रामर है तो बाय दिस ग्रामर यू कैन जनरेट हियर रेगुलर लैंग्वेज। तो ये वाइस वर्सा है। So that means whatever we have learned in the first chapter, it will be recognized by this regular language that we are going to study in the second unit. कि हम जो भी मशीनें अब तक डिज़ाइन करें, जो भी उसकी ग्रामर या लैंग्वेजेस हमने देखी, वो एक्चुअली अब हम कहेंगे कि ये जो मशीन डिज़ाइन करे दैट इज़ नथिंग बट द रेगुलर लैंग्वेज। तो all the finite automata will be justified by this regular language. बट इसकी भी एक लिमिटेशन है कि हमने कुछ क्वेश्चन का, जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था a की पावर n b की पावर n के लिए सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये एक लैंग्वेज है और इसके लिए हम यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन नहीं कर पाए थे। दैट मीन्स ना एनएफए बन पा रहा था ना डीएफए। आई टोल्ड कि दिस लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल इन द रेगुलर लैंग्वेज और यू कैन से नॉट पॉसिबल इन द फाइनाइट ऑटोमेटा। जो चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड द पीडीए, दैट इज अ पुश डाउन ऑटोमेटा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा में डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे एंड विच इज़ नॉट डिज़ाइन इन द फाइनाइट ऑटोमेटा, ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज बाय दिस लैंग्वेज ऑल्सो। तो दैट वी विल डिस्कस लेटर कि अगर हम इसमें नहीं डिज़ाइन कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हम डिजाइन करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको आंसर दे रही हूँ, दैट इज अ पीडीए। हाँ बोलो। ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है? नहीं है, कल मैंने बताया भी था। कारण क्या है, मैंने इसमें आपको ये बताया था कि a की पावर n और b की पावर n में आप देखें तो फर्स्ट लैंग्वेज इसमें क्या है, दैट मीन्स फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि a फॉलोड बाई b है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसमें नंबर ऑफ, ये चीज़ तो आप डीएफए में डिज़ाइन कर सकते हैं बट नंबर ऑफ एज इक्वल टू हियर नंबर ऑफ बीस। ये नंबर ऑफ 20 जो हमें निकालना है, इक्वलिटी जो देखनी है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज आएगी दैट मीन्स ए बी होगी या ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा या ए क्यूब बी क्यूब होगा, लाइक दैट यहाँ पर चीज़ें आएंगी। तो आप देखिए यहाँ पे जितने ए हैं उतने बी बनाना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन हियर। सपोज आपने ये कहा एक ए ले लिया, Q1 पे आ गए, देन Q2 पे जाएंगे, आपने यहाँ बी बना दिया। मिनिमम ए बी के लिए तो आपने बना दिया, बट हमें तो जनरलाइज बनाना है कि वो हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर पाए। तो आपने कहा अगर Q1 को ए मिलता है मैम यहीं पे रोटेट कर दीजिए, बी को मिलता है मैंने कर दिया, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज फॉर द ए फॉलोड बाई बी इज ओके, बट वी कैन नॉट काउंट हियर। सपोज किसी ने कहा ए क्यूब बी, ये लैंग्वेज ए क्यूब बी को भी एक्सेप्ट करेगा। अगर ए क्यूब है तो बी क्यूब भी होना चाहिए, दोनों के पावर n है। तो इन दिस लैंग्वेज नंबर ऑफ एस इक्वल टू नंबर ऑफ बीस हम नहीं काउंट कर सकते। आप किसी और तरीके से भी बना के देखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काउंटिंग वी कैन नॉट डू द काउंटिंग इन द रेगुलर लैंग्वेज, दैट इज द रीजन रेगुलर लैंग्वेज फेल हो जाती है। जब रेगुलर लैंग्वेज फेल होती है तो फिर हम पीडीए पढ़ेंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर। फिलहाल इतना सफिशिएंट है यहाँ पे जानने के लिए। नाउ अब यहाँ पे आया कि अगर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करी तो ऑब्वियसली दिस डिजाइनिंग विल जनरेट वन लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। हाँ बोलो मैम, यहाँ सेम पावर होंगी ना, ए क्यूब और बी क्यूब होगा ना यदि एन एन है तो। हाँ तो कहाँ एक्सेप्ट होगा बेटा, यहाँ पे मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि ए क्यूब बी क्यूब के अलावा भी ये ए क्यूब बी भी ले लेगा या ए बी क्यूब भी ले लेगा। जबकि इस लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हो, या तो ए बी लोगे या ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब इसमें वो सारी लैंग्वेज भी एक्सेप्टेबल है जो इसमें नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, ए बी क्यूब नहीं आना चाहिए या ए क्यूब बी नहीं आना चाहिए, ए बी स्क्वायर नहीं आना चाहिए। आई मीन
जब दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो भी एक्सेप्टेबल है। इस डायग्राम से आप कहाँ जस्टिफाई कर पाओगे कि वो केवल उन्हीं को लेगा जो इक्वल है? कर पा रहे हो आप? यहाँ पे देखो 2 बार ए लिया फिर बी ले लिया तो भी एक्सेप्टेबल है। 2 बार क्लियर हुई बात? यस मैम। तो दैट इज द रीजन रेगुलर लैंग्वेज जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज कि रेगुलर लैंग्वेज है क्या, मैंने अभी आपको बता दिया। एक ऐसी लैंग्वेज जिसके द्वारा फाइनाइट ऑटोमेटा को आप आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज नथिंग बट द रेगुलर लैंग्वेज। जब हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर लैंग्वेज को अब हम जो डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द आरई। आरई इज नथिंग बट यहाँ पर आप कह सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है वो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले ही। तो द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा द्वारा एक्सेप्ट की जा रही, कैन बी इजिली डिस्क्राइब बाय सिंपल एक्सप्रेशन कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन, कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो भी हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा उसको अब हम सिंपल एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और उसी को हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो लेट्स टेक यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू ले रखा है a कॉमा बी, अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है हमारा, लैंग्वेज में हमने यहाँ पर ले रखा है सिंगल ए ले रखा है, तो अगर मुझे इसका आर ई बनाना है दैट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन, तो सिंपली हम ए लिख देंगे। सपोज अगर हमारा एल है, इट इज हैविंग 2 स्ट्रिंग ए बी कॉमा बी ए, केवल इसमें 2 स्ट्रिंग है क्योंकि सिग्मा हमारे पास ये गिवन है। तो हम यहाँ पर जो इसका आर ई बनाएंगे हम लिख देंगे ए बी प्लस बी ए, करली ब्रेसेस हट जाएगा। अगर थिंग्स रिटेन इन द करली ब्रेसेस देन इट इज कॉल्ड द रेगुलर सेट। इसे हम रेगुलर सेट बोलते हैं जिसे आपने लैंग्वेज बोला है। तो ये लैंग्वेज ने कितने एलिमेंट्स या कितने स्ट्रिंग्स को कंटेन कर रखा है? केवल 1। इस रेगुलर सेट में कितने स्ट्रिंग्स है? आप कह सकते हो 2। अगर ये रेगुलर सेट है तो इस रेगुलर सेट को अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना चाहेंगे तो बस ये करली ब्रेसेस हटा देंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है तो यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है ये और बताता है, या तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन दोनों के बीच में हम प्लस लगाते हैं। तो लेट्स डू द कि व्हाट आर द ऑपरेशन वी कैन यूज हियर, ऑपरेशंस इन आरई। तो ऑपरेशन इन आरई में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2, R1 एंड R2 अगर हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इनका जो यूनियन हम लिखेंगे दैट मीन्स यूनियन अगर हम निकालते हैं तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2। यूनियन ये इंडिकेट करता है कि या तो स्ट्रिंग R1 में बिलोंग करेगा या R2 में बिलोंग करेगा या दोनों में बिलोंग करेगा। लेट्स डू दैट कि हमने यहाँ पे लिया W, W एक स्ट्रिंग है एंड आई एम सेइंग कि W बिलोंग्स टू R1 प्लस R2। तो आप इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि W बिलोंग्स टू R1 और W बिलोंग्स टू R2, या फिर जो W होगा वो दोनों में होगा। और का मतलब होता, प्लस का मतलब यहाँ पर और है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर R1 R2 हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2, तो इनका जो कॉन्कैटिनेशन है, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना या सम करना, तो इनका कॉन्कैटिनेशन जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो R1 इंटू R2 लिखा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये होगा, सपोज अगर मैंने एक स्ट्रिंग ए बी ली है, दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पर बी ए ले रखा है, तो इनको आप कॉन्कैट करके लिखोगे बी ए इंटू बी ए। दैट मीन्स ये दोनों कॉन्कैट हो जाएंगे। और सपोज इसका नाम दे देती हूँ W1 इक्वल टू दिस, W2 इक्वल टू दिस, 2 स्ट्रिंग मैंने लिया। तो नाउ you can say कि W into W2, W into W2 will be here AB BA. If I write here W2 W1, I mean reverse कर दिया, तो आप देखिए पहले W2 को लिखोगे आप, that is a BA, and then फिर W1 को लिखेंगे AB। ये नहीं कि आप यहाँ पे A को एक साथ कर दिया, B को एक साथ कर दिया, नो, जो जैसा है उसको ऐसे ही रखोगे, बस चिपका दोगे। I mean ग्लू लगा के आपने यहाँ चिपका दिया। डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, एक तरह से जोड़ दिया आपने यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है रेगुलर एक्सप्रेशन की ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर। अगर मैंने कहा कि R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसका अगर हम क्लोजर निकालते हैं देन इट विल बी R स्टार। R स्टार का मतलब होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास A है
तो अगर हम सिग्मा स्टार निकालते हैं, इसका क्लोजर निकालते हैं, देन इट विल एप्सिलॉन से स्टार्ट करोगे। स्टार का मतलब मिनिमम स्ट्रिंग जो लेंथ होगी वो 0 लेंथ की होगी, दैट इज एप्सिलॉन हो गया, सिंगल ए हो गया, डबल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो ये कह रहा है कि अगर R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका क्लोजर भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ये भी एक एक्सप्रेशन होगा। और इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RE इज नथिंग बट A स्टार, बिकॉज A के कॉम्बिनेशन है तो A के सर के ऊपर हमने रख दिया A स्टार। अगर आप देखिए तो यहाँ R1 जो था मेरे पास सिंगल ए था, और जब मैंने इसका क्लोजर निकाला तो कुछ ऐसा बना, एंड इनडायरेक्टली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अ A स्टार। मैम हाँ, हमें प्लस आएगा ना सॉल्व सब में, यदि एक्सप्रेशन में तो क्या प्लस आएगा? मैम यदि एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं तो सब में प्लस आएगा, सेट में थोड़ा आएगा तो लैंग्वेज बन जाएगी। क्या चीज आएगा? ये प्लस कर दें इसको, ये क्या हाँ है? मैम, तो यहाँ यस पर मैम। जरा बताओ मेरे को कहाँ तक लिख के जाओगे आप? आपका नाम क्या है? कुड यू टेल मी नेम? चेतन अग्रवाल। चेतन। यहाँ पे देखो, अगर मान लो आप इसे लैंग्वेज ले लो या आर ले लो, जो भी लिया आपने, ये आर स्टार है। अब आप यहाँ पे अगर आप लिखना चाह रहे हो, अगर मैं कहूँ यहाँ पर आर ई इसका लिखोगे, तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दिस स्ट्रिंग? आई मीन ये जो सिग्मा स्टार है, इसमें कितनी स्ट्रिंग है? कैन यू टेल मी? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट्स। तो इनफाइनाइट को कब तक रिप्रेजेंट करोगे आप? या इसे डैश डैश करके लिखते जाओगे, और इसका जो क्लब करके लिखा जाता है दैट इज नथिंग बट ए स्टार। ये जो आपने लिखा ना, या तो एप्सिलॉन होगा, या सिंगल ए होगा, या डबल ए, या ट्रिपल ए, ये जो इतना सारा लिखने से अच्छा है कि हम एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखे। यही तो हम रेगुलर लैंग्वेज में सीखने जा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट थिंग इन द सेट, उसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द योर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो रेगुलर एक्सप्रेशन है। जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। आइदर यू कैन रिप्रेजेंट बाय फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट और इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमने इसका क्लोजर निकाला तो इट कम्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इनफाइनाइट नंबर है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक एक कॉम्बिनेशन में है, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 बार, 5 बार, 6 बार। इंस्टेड ऑफ दैट राइटिंग सो मेनी टाइम्स, यू जस्ट राइट दिस, इट विल बी अंडरस्टैंड बाय कि यहाँ पे स्टार का मतलब होता है, अगर किसी के ऊपर स्टार लगा है तो इसका मतलब मिनिमम टाइम्स 0 होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम्स तक स्टार की वैल्यू हो सकती है। चेतन, क्लियर हुआ? यस मैम। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं देती जा रही हूँ, आप लोग उसके एक्सप्रेशन बताओ। सपोज अगर मैंने यहाँ, मेरे पास लैंग्वेज है L है, आई मीन यहाँ पर एक L है, आप इसे रेगुलर सेट भी बोल सकते हो। इसमें मैंने लिया है A, B और C, 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये तीनों अलग अलग है, A अलग है, B अलग है, C अलग है। देन फॉर दैट व्हाट विल बी द RE? कैन एनीबडी टेल व्हाट विल बी द RE? अभी मैंने आपको ऑपरेशन बताया है इसका, दैट इज नथिंग बट हियर A प्लस B प्लस C, दिस विल बी द RE। यानी जो इतने, क्योंकि देखो ये फाइनाइट लेंथ का स्ट्रिंग था हमारे पास, फाइनाइट था, इसमें केवल 3 ही स्ट्रिंग थे, तो आपने इसको प्लस करके दिखा दिया। लेकिन जहां इनफाइनाइट होगा उसको क्लब करके लिखना बताऊंगी, एक बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जब आप उसे क्लब करके लिखेंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पर L इक्वल टू ABB कॉमा AB है, What will be RE? Can anybody tell me? इसका RE क्या होगा? जस्ट 2 ही स्ट्रिंग है तो आप ABB प्लस AB लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स है, तो इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन या तो ये होगा या तो ये होगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर L इक्वल टू सिंगल A और B लिया, केवल ये AB है, इसमें 2 स्ट्रिंग है, एक A है दूसरा B है, तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा दैट मीन्स A प्लस B होगा, या तो स्ट्रिंग में A होगा या B होगा। RE जो लिखने का तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन से। अगर मैंने यहाँ पर L इक्वल टू सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A एंड सो ऑन, इसमें इसी तरह के बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, A के टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। कैन एनीबडी टेल व्हाट आई विल राइट हियर RE? इसका क्या होगा? A स्टार नहीं होगा, A प्लस होगा। A प्लस क्यों होगा? मैंने पहले भी बताया था, एप्सिलॉन छोड़ दिया। हाँ, एप्सिलॉन छोड़ दिया तो ये हो जाता है सिग्मा स्टार में से अगर एप्सिलॉन माइनस कर दोगे तो इसे सिग्मा प्लस बोलते हैं।
बट यहाँ सिग्मा में वैल्यू क्या है, सिंगल एलिमेंट है ए का, तो आपने ए प्लस लिख दिया। अगर इसी में अगर आपका एप्साइलन आ गया, एप्साइलन देन ए डबल ए एंड देन इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर, तो दैट मीन्स इसका जो आर ई होगा यू कैन राइट इन शॉर्ट ए स्टार लिख सकते हैं। तो दीज आर द लिटिल क्वेश्चंस जिसे आप यहाँ पर आर ई उसका कैसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पर मैंने एक ले रखा है एल जो है, केवल इसमें ए बी है, दैट मीन्स एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल स्ट्रिंग ए बी, तो इसका जो आर ई होगा वो होगा ए बी ओनली। दैट मीन्स ए और बी के बीच में डॉट ऑपरेशन है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन, वो ऑलरेडी था वहाँ पर। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। कुछ इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि सपोज करो एल इक्वल टू मैंने यहाँ पर ये केवल ले रखा है, इट इंडिकेट्स मीन्स क्या, ये क्या होता है फाई। अगर लैंग्वेज में हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है वो आई मीन एल इक्वल टू यहाँ पे अगर फाई दे रखा है तो इसका जो आर ई होगा, आर ई भी हमारे पास फाई होगा। दैट मीन्स अब देखो मैं बार बार आर ई नहीं लिखूंगी, आई विल राइट या तो स्मॉल आर लिखूंगी या कैपिटल आर लिखूंगी। नाउ सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर ले रखा है एल इक्वल टू एप्साइलन है यहाँ पर, दैट मीन्स नल स्ट्रिंग है अगर इस लैंग्वेज में, तो इसका जो आर ई निकालेंगे, आर क्या हो जाएगा, ओनली एप्साइलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नोटेशन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और कुछ यहाँ पे और प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स डू दैट प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखते हैं। आइडेंटिटीज जिसे बोलते हैं, क्योंकि एज अ फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे तो इन आइडेंटिटीज की मदद से हम उसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ कुछ रिमेंबर रखना होगा लाइक अ मैथमेटिक्स। तो आप देखिए अगर यहाँ पर 5 प्लस आर किया तो दैट मीन्स एक रेगुलर सेट है, उस सेट में हो सकता है ए भी एक एलिमेंट है, आर यहाँ पर एम्प्टी नहीं है बट एक सेट है आर और एक है 5, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आर ही आएगा। आपको पता है कि अगर नल सेट को ऐड करते हैं, मान लीजिए ए बी है, तो दोनों का एक तरह से यूनियन हुआ, तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम एलिमेंट ए भी आएगा, इसमें कुछ नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ यहाँ पर। तो दिस इज द आंसर हियर। नाउ यहाँ पे 5 इंटू आर इक्वल टू आर इंटू 5, देन इट विल बी द 5 ओनली। अगर किसी नल सेट को किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो नल ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, थर्ड जो है एप्साइलन इंटू आर। मान लीजिए यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने ए ले रखी है, तो एप्साइलन इंटू ए करोगे तो ए आएगा। यहाँ पर जो एप्साइलन है मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, बट ये किसी भी स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो स्ट्रिंग ही आ जाएगा। लाइक मैथमेटिक्स में 1 इंटू ए करते हो तो ए आता है, इसे ऐसे याद रखना। आप कह रहे हो, सोच रहे होगे कि मैंने लेंथ 0 बोली, ये इंडिकेट किया जाता है कि दिस इज अ स्ट्रिंग विच हैव द लेंथ 0, ये लेकिन है स्ट्रिंग। तो जब किसी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट करते हो तो ये डबल ए हो जाएगा। अब क्योंकि एप्साइलन आप लिखो या ना लिखो, एवरी एलिमेंट कंटेन्स द एप्साइलन, आई मीन 0 लेंथ तो है ही है, उसमें कॉमन ले ही सकते हैं, इसलिए जब आर को एप्साइलन से मल्टीप्लाई करोगे तो आर ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एप्साइलन स्टार इक्वल टू, हाँ बोलो मैम, 0 लेंथ में एक और डिफाइन कर दिए, समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखिए एप्साइलन इंटू आर अगर इक्वल टू यहाँ पर आर आएगा, जब भी किसी, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर ए को एप्साइलन से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, ये ध्यान रखिए। एप्साइलन का यहाँ पर हम बोलते हैं कि इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं, इसका नाम एम्प्टी स्ट्रिंग है या नल स्ट्रिंग बोलते हैं। नल स्ट्रिंग का मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ ए एक स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। बट अगर मैं एप्साइलन का लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, आई मीन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये एक एप्साइलन एक सिंबल है। जैसे मैथमेटिक्स में एक 0 है, तो 0 का जो मतलब है, अगर 0 नहीं है तो हम कोई भी करोड़ और ये लाख वगैरह नंबर नहीं बना सकते ना, 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से आप क्या बनाओगे। इसी तरह से स्ट्रिंग के केसेस में मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग होती है वो है 0 लेंथ। जब सिग्मा की पावर 0 करते हैं, दैट मीन्स अगर इसकी यहाँ पे तो मैथ्स में क्या किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होती है, बट इन केस ऑफ द ऑटोमेटा या रेगुलर एक्सप्रेशन किसी की भी पावर 0 होगी तो यहाँ पर 1 की जगह एप्साइलन। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पर ऑटोमेटा में किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है एप्साइलन। तो जो रोल यहाँ पर 1 क्रिएट करता है वही रोल आपका एप्साइलन है, बस ये समझ लो। यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग से अगर आप एप्साइलन को मल्टीप्लाई करोगे
तो वो जीरो नहीं बनेगा। ये मत सोचना कि इसकी लेंथ जीरो है तो आपने यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो कर दिया, नो। ये वाला काम जो है ये फाई करता है। फाई की वैल्यू हम जीरो ट्रीट करते हैं क्योंकि फाई एक सेट है, ये एक सेट है, जबकि स्ट्रिंग कोई सेट नहीं है। वो स्ट्रिंग एप्सिलॉन जो है सेट नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू हम कहते हैं उसकी लेंथ जीरो है, उसका जो साइज है वो जीरो है, वो नहीं जीरो है, उसका लेंथ जीरो है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पे जब फाई ने आर से मल्टीप्लाई किया तो सबको फाई बना दिया। फाई का मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप करोगे या कॉन्कैटिनेशन करोगे तो मल्टीप्लाई करके दूसरे एलिमेंट को भी वो एक तरह से जीरो बना देगा। जो रोल जीरो का है वो यहाँ पर फाई क्रिएट करेगा, जो रोल 1 का है वो यहाँ पे एप्सिलॉन क्रिएट करेगा। क्योंकि ये मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इसमें मैं कुछ लॉजिक नहीं दे सकती आपको कि क्यों हो रहा है, कि इसको एज अ 1 ट्रीट किया जाता है और इसको एज अ 0 ट्रीट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो फोर्थ है, फोर्थ का यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे ये दोनों चीज एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर ये दोनों सिंबल एक ही है, ये अलग नहीं है। दैट मीन्स ये एप्सिलॉन है। तो अगर एप्सिलॉन का क्लोजर निकालोगे तो वो एप्सिलॉन आएगा। कैसे आएगा वो मैं प्रूफ कर देती हूँ कि अगर एप्सिलॉन का क्लोजर निकालते हैं, सपोज एप्सिलॉन का क्लोजर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन लिखोगे, देन 1 टाइम, आई मीन दिस इज द एप्सिलॉन, 1 टाइम, 2 टाइम एंड सो ऑन सो मैनी टाइम्स। तो अब देखो एप्सिलॉन की पावर, आई मीन सपोज करो a की पावर 0 है तो स्ट्रिंग में क्या होता है, ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। 1 टाइम करोगे तो भी एप्सिलॉन, 2 टाइम्स करोगे तो भी एप्सिलॉन, हर बार एप्सिलॉन ही आएगा। अगर आप देखो कि एक एलिमेंट को सेट में एक ही बार लिखा जाता है, बार बार तो लिखा नहीं जाता, यानी अगर इनका यूनियन निकालें तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन ही आएगा। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो यही है यहाँ पर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी में 2 क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन का क्लोजर निकाला तो एप्सिलॉन आया, और फाई स्टार का क्लोजर निकालेंगे तो भी एप्सिलॉन आएगा। ये भी देख लेते हैं ये कैसे किया। नाउ फाई स्टार को अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फाई की पावर 0, फाई की पावर 1, फाई की पावर 2, फाई की पावर 3, आई मीन मैंने स्टार की वैल्यूज रखते चले गए, इनफाइनाइट टाइम्स तक रखोगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखो, किसी की भी पावर 0 इन द ऑटोमेटा, व्हाट वी विल से दिस इज नथिंग बट द एप्सिलॉन। बाकी यहाँ पर क्या आएगा, दैट मीन्स ये भी क्या आ जाएगा आपका फाई, देन फाई, ये सारा फाई ही आएगा। आई मीन कितनी बार भी उसके पावर लगा दो तो नल सेट का पावर कितनी भी बार करो तो नल सेट ही आएगा। तो आप देखिए अगर इन सब का यूनियन करो, अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 से देखो, ये रहा फाई प्लस आर, दैट मीन्स नथिंग बट आर आया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सब आपस में प्लस में ही है। इन सब का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, फाइनली एप्सिलॉन ही बचा, बाकी सारी तो हमारे लिए नल सेट है। तो नल में अगर हम स्ट्रिंग एप्सिलॉन को ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, फाइनली हमारे पास एप्सिलॉन बचेगा। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर फाई स्टार यानी फाई का क्लोजर हमने लिया तो वो क्या आ गया, नल स्ट्रिंग आ गया, दैट इज एप्सिलॉन आ गया। ये तो आप समझ ही सकते हो कि आर प्लस आर करेंगे तो आर आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर ए है और ए प्लस ए किया तो आप क्या लिखो, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द ए ओनली, या तो ए या तो ए, आई मीन दोनों तो एक ही जैसा है तो 2 बार तो लिखोगे नहीं, 1 बार लिखोगे। नाउ यहाँ पे आर स्टार इंटू आर स्टार करोगे तो आर स्टार ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ए स्टार इंटू ए स्टार, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे फाइनली सेम ए स्टार जैसे ही एलिमेंट आएंगे। ऐसे ही एलिमेंट्स आप ओपन करके लिखोगे यहाँ पर तो ए स्टार इज नथिंग बट अगेन ए स्टार आ जाएगा। 2 बार ए स्टार को क्या 3 बार भी 4 बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली वो सेम एलिमेंट ही रिपीट होते रहते हैं। लेट्स टेक हियर ए स्टार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन कॉमा ए डबल ए, बस मैं इतने ही ले रही हूँ। नाउ दूसरा सेट भी ऐसा ही होगा, एप्सिलॉन इंटू ए डबल ए एंड डैश डैश। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन से करोगे तो एप्सिलॉन ही आएगा, एप्सिलॉन का ए से करोगे तो ए आएगा, एप्सिलॉन का डबल ए से करोगे तो डबल ए आएगा, एंड देन मान लो ये डैश डैश चलता रहा। एक बार तो एप्सिलॉन से किया, अब ए से मल्टीप्लाई करो, ए से करोगे तो एप्सिलॉन में तो क्या आएगा ए का ए से करोगे तो डबल ए एंड सो ऑन। तो आप देखो ये सारे एलिमेंट्स रिपीट होने लगे, एप्सिलॉन को छोड़ के बाकी सब रिपीट हो रहा है। तो यानी जब इनका यूनियन निकालोगे तो फिर से क्या आएगा, एप्सिलॉन इंटू ए
डबल ए एंड सो ऑन। जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे वन टाइम ही लिखोगे, तो दैट इज नथिंग बट द आर स्टार इंटू आर इज नथिंग बट आर स्टार। यहाँ पे भी आर इंटू आर स्टार करोगे तो दोनों इक्वल है, बल्कि आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो आर स्टार इंटू दिस इज नथिंग बट द आर प्लस। ये प्रूफ कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे कि आर स्टार इंटू आर करोगे तो ये आर प्लस क्यों हुआ। अब आप आर की वैल्यू सपोज करो मैंने यहाँ पर ले ली, ए ले ली, और इसका स्टार लोगे तो ये ए स्टार हो जाएगा, दैट मीन्स इसका क्लोजर लोगे तो ए इंटू ए स्टार करोगे तो ये आपने बाहर एक सिंगल स्ट्रिंग है ए, और ये वाला स्टार को ओपन करोगे तो एप्सिलॉन ए डबल ए ट्रिपल ए। ना अब ए का इसके अंदर कॉन्कैटिनेशन करो, मल्टीप्लाई जिसे बोलते हो, यहाँ पर जनरल टर्म में हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं बट इट इज कॉल्ड द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ए का एप्सिलॉन के साथ करोगे ए आएगा, ए का सिंगल ए के साथ करोगे डबल आएगा, ए का डबल के साथ करोगे ट्रिपल, देन 4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो आप देखो यहाँ पर एप्सिलॉन रिमूव हो गया, एक तरह से जो लैंग्वेज नहीं बनी उसमें एप्सिलॉन है ही नहीं, और जब एप्सिलॉन नहीं है देन इट विल बी द ए प्लस ओनली। तो ये हो गया आपका आर प्लस, यानी लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या आर से, दैट विल बी द आर प्लस। और यहाँ रहा कि एक क्लोजर का फिर से क्लोजर निकालोगे तो आप देखना इस क्लोजर का एक बार क्लोजर रखा, इसका फिर से आप क्लोजर करोगे तो आप देखोगे यही आएगा। आप इसे ट्राई करिएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये देखो एप्सिलॉन को आपके ऑटोमेटा में तो या ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता, कई जगह लैम्डा भी इस्तेमाल किया जाता, तो ये तीनों नोटेशन एक ही है। ये बुकिश लैंग्वेज से मैंने नोट किया था इसलिए। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन है प्लस आर इंटू आर स्टार है। तो जब आप देखिए जरा इनको अगर हमने यहाँ पर करा तो दिस विल बी नथिंग बट द आर। मैं यहीं पे लॉजिकली बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप इसे रट लो, ये 12 प्रॉपर्टीज है, मैं आपको उसका डेरिवेशन दे रही हूँ, प्रूफ दे रही हूँ। दैट इज अ नल प्लस आर इंटू आर स्टार। ऑलरेडी अभी बताया प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपने देखा कि ये जो आ जाता है ये क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो ये हो गया आर प्लस। आर प्लस में क्या मिसिंग है, एप्सिलॉन मिसिंग है। जब आपने उसमें नल लगा दिया दैट इज नथिंग बट ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन इसमें जब इंक्लूड हो गया तो दिस बिकम्स व्हाट हियर आर स्टार हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई मीन इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर स्टार लिख सकते हो। ये यहीं पे लिखा हुआ। तो वो बोल रहा है कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से, दोनों का ही आर स्टार आएगा। यहाँ पे देखो पी क्यू स्टार आई मीन इसका आपने यहाँ पे लिया और इसको पी से मल्टीप्लाई करोगे। ये कह रहा है कि ये दोनों इस लाइक अ कॉम्यूटेटिव ला, आप पी को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो राइट से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होगा। पी प्लस क्यू का होल स्टार है, इट इज इक्वलेंट टू दिस एंड इट इज इक्वलेंट टू दिस। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप इसे प्रूफ करके देख लेना, बहुत सारे स्टार को मैंने आपको दिखाई दिया है। इन तीनों को आप आपस में ओपन करके देखिएगा एक्सप्रेशन और देखिएगा तीनों का रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता ही होगी मैथमेटिक्स का। a प्लस बी इंटू सी किया, एक बार राइट से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो दिस इज नथिंग बट बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी नंबर 9, दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी 1 और 2। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, न्यूमेरिकल में आपका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे तो सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है बट फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होती है प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आर्डन्स थ्योरम में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। तो जब आर्डन्स थ्योरम देखेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 9 का जो है इस्तेमाल ज़्यादा है। लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रही हूँ और उसका आंसर आप में से कोई भी मुझे बोल सकता है कि क्या होगा आंसर। मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे। चलिए start with AB. I mean write the regular expression. Write the regular expression. RE आपको लिखना है ओवर सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर AB है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर सिग्मा मैंने ऑलरेडी दे रखा है ओवर AB। स्टार्टिंग विथ AB आई मीन ऐसी स्ट्रिंग को डिजाइन करना है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, AB। इन दैट अब हम यहाँ ऑटोमेटा नहीं डिजाइन करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। AB होगा आई मीन मिनिमम कैरेक्टर क्या होगा AB, और उसके बाद क्या होगा A और B के कॉम्बिनेशन का कुछ भी, दैट मीन्स A प्लस B का होल स्टार। ओके, फर्स्ट आई विल टेल कि अगर सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर AB गिवन है तो इसका अगर हमने RE बनाना है,
और मैंने कुछ भी नहीं बोला है, तो यानी कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी इज नथिंग बट ए प्लस बी, या तो ए का होगा या बी का होगा या इन दोनों का मिक्स होगा, और हमें पता नहीं कितनी स्ट्रिंग होगी, इनफाइनाइट होगी, तो दैट वी विल राइट लाइक दैट. ऑलरेडी आई टोल्ड द ए स्टार. तो ए स्टार का मतलब क्या हुआ, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए. इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है और मैंने बोला एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, देन यू हैव टू राइट आर ई लाइक दैट. अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे डीएफए में तो आप क्या बनाओगे, क्यू नॉट जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर ए बी है, तो आपने ए लिखा, देन बी लिखा, आपने यहाँ पे जो डीएफए बनाया उसी को आर ई में, तो देखो यहाँ पे आ गया Q2. और आपने कहा मिनिमम स्ट्रिंग क्या होनी, स्टार्टिंग विथ ए बी, तो आपने ए बी तक बना लिया. अब Q2 पे क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी कुछ भी होना चाहिए. दैट मीन्स एंडिंग कुछ भी हो, ए से हो बी से हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग में ए बी आना चाहिए. तो आप देखिए अगर इसका आर ई अगर मैंने लिखा, इट्स नॉट कंप्लीट डीएफए यू गाइज नो, लेकिन हमें यहाँ मतलब है आर ई से, तो हमने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ए बी होना चाहिए, लास्ट में देखो वो कह रहा है कुछ भी हो, स्टार्टिंग विथ ए बी एंड एंडिंग ए और बी के किसी भी कॉम्बिनेशन से. तो ये आंसर हुआ. तो देखिए इसी का डीएफए आपने ऐसे डिजाइन किया था. अब इस डीएफए को हम आर ई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो स्टार्टिंग विथ ए बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपने ऑलरेडी डीएफए बना रखा है. अब हम यहाँ पर उसी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो मैम. प्लस में एक तरीके से यूनियन हो रहा है ना, यूनियन हो रहा है. प्लस का मतलब और, या तो आप मैथमेटिक्स का यूनियन वर्ड यूज करिए या और का मतलब या तो ए का या बी का या दोनों का कॉम्बिनेशन. स्टार्टिंग विथ ए बी का मतलब क्या हुआ, मिनिमम स्ट्रिंग ए बी होगी. नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, ए बी 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 फिर ए आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन स्टार्टिंग का कैरेक्टर ए बी मिलना चाहिए. मिनिमम ए बी हर जगह होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो. ये डीएफए वही बता रहा है. इसको अगर हमने आर ई में कन्वर्ट किया तो इसका ये आएगा, ए प्लस बी ए बता रहा है, या तो देखो लास्ट में बी बी आ रहा है या लास्ट में ए आ रहा है, या फिर देखो ए बी दोनों के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन में ए प्लस बी का होल स्टार. क्लियर हुआ? यस मैम. नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोलूं स्टार्ट विथ डबल, आई मीन सिग्मा, यहाँ पे सभी लोग अभी ये एज्यूम करके चलो मैं सबका ए बी यही बोल रही हूँ. Now yeah, starting with double BA, starting with double BA. Can anybody tell? Just now I told. What will be this? Double BA तो रहेगा, लास्ट में क्या होना चाहिए, A प्लस बी का होल स्टार. सेम वैसा ही वो यहाँ starting with double BA है. Now अगर मैं इसी को पलट दूँ, कहूँ ending with double BA, ending with double BA, तो क्या होगा इसका आर ई, ए प्लस बी स्टार्टिंग में हो जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी कुछ भी, लेकिन लास्ट का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डबल बी ए होना चाहिए. तो अंत में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए. समझ में आ रहा है? यस मैम. अगर इसी को मैं तीसरे तरीके से बोलूं कि सब स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सब स्ट्रिंग बी बी ए होना चाहिए. सब स्ट्रिंग यानी कि इन बिटवीन डबल बी ए कहीं पर भी आए. आई मीन ना स्टार्टिंग की कंडीशन मैंने डाली ना एंडिंग की डाली, बोला सब स्ट्रिंग, तो यानी आप मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, बी बी ए. अब एंडिंग क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्टार. स्टार्टिंग क्या होगा वो भी हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. तो नाउ द आर ई फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, ए प्लस बी का होल स्टार, डबल बी ए प्लस बी का होल स्टार. वॉट एवर आप इसका अगर डीएफए डिजाइन करो तो मिनिमम इतना बनाते हो, और स्टार्टिंग में लूप आप क्या लगाओगे, ए बी का कितना भी कॉम्बिनेशन हो, लास्ट में भी ए बी का कितना भी कॉम्बिनेशन हो, वही चीज यहाँ पे कर दिया. तो डीएफए के कंपैरिजन आर ई लिखना आसान है. दिस इज द लैंग्वेज. अब इस लैंग्वेज को अगर हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं. समटाइम्स यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और बोलेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए में कन्वर्ट करो. दैट आई विल टेल इन द आर्डेंस थ्योरम, आई मीन जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी वो. बट टुडे वी विल डिस्कस कि हाउ टू डिजाइन द आर ई. हाँ बोलो मैम. ए प्लस बी स्टार को इंक्लूड करना जरूरी है यहाँ ये वाले सब स्ट्रिंग में, अदरवाइज मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो गई आपकी, बी बी ए हो गई. मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने ये बोला कि जो लैंग्वेज है उसकी सब स्ट्रिंग डबल बी ए होनी चाहिए, उसकी सब स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग ना, ए देन बी बी ए, फिर उसके बाद ए. तो आप देखिए मिडिल में कहीं ये मिला, या केवल बी बी ए हो सकता है, या किसी ने कहा नहीं केवल इतना भी होगा, तो आपको ये सब स्ट्रिंग आपने ढूंढा, यस मिल गया आपको. कहीं ना कहीं उस पूरी स्ट्रिंग में डबल बी ए का कॉम्बिनेशन नजर आना चाहिए. मैम स्टार्टिंग वाला नहीं है ना इसमें, ए प्लस बी